अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाक मारिया की 12वीं किस्त कब्र की आवाज़ का पहला हिस्सा। रोम के शहर ट्राय से दोनों दोस्तों का सफ़र शुरू हुआ। वो बहीरे रोम के नीले समंदर में से गुजरकर शुमाली अफ्रीका की बंदरगाह सिकंदरिया पहुंचना चाहते थे। सिकंदरिया की बंदरगाह और शहर सिकंदर आज़म के नाम पर आबाद हुआ था। सिकंदर को फौत हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था। ये ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 200 बरस पहले का था और रोम की सल्तनत सारे मिस्र तक फैली हुई थी। मिस्र का शहर थीबस सिर्फ एक ऐसा शहर था जिसकी अपनी हुकूमत थी। मिस्र के इस शहर का बादशाह, जिसे फ़िरौन ही कहते थे, कमज़ोर और नौउम्र लड़का था जिसको मुल्क का इंतज़ाम संभालने का कोई तजुर्बा नहीं था। वहाँ के दरबारी और आवाम को हर वक्त कई ख़तरा लगा रहता कि रोम की फ़ौज हमला करके थेबस को भी फतह कर लेगी। क्लोपत्रा उस नौउम्र फ़िरौन की बड़ी बहन थी जो कि एक होशियार, दूरंदेश और बड़ी समझदार खातून थी। उसने रोमन ताकत के बढ़ते हुए खतरे को पहले ही से महसूस कर लिया और वह इस फिक्र में थी कि किसी तरह रोमियों के साथ मिलकर मिस्र का तख्त खुद हासिल कर ले और रोमियों के हाथों शिकस्त उठाने की जिल्लत से बच जाए। उसने अपने ख़ास ग़ुलाम क्लॉडिस से मिलकर रोम के उस वक्त के शहंशाह सीज़र से मुलाकात करने का मंसूबा बनाया। वो किसी तरह से मिस्र से फरार होकर शहंशाह सीज़र के दरबार तक पहुँचना चाहती थी। उसे अपनी अक्लमंदी और होशियारी पर बहुत भरोसा था और उसे यकीन था कि वो शहंशाह सीज़र की हमदर्दियाँ हासिल कर लेगी। क्लोपत्रा ने क्लॉडिस को साथ लिया और एक रोज़ आधी रात को थीबस शहर की चारदीवारी से निकलकर बड़ी राजदारी के साथ सिकंदरिया की तरफ रवाना हो गई। उन दिनों शहंशाह सीज़र सिकंदरिया में दरबार लगाता और मिस्र के शहर थीबस को फतह करने की तैयारियां कर रहा था। क्लोपत्रा अपने ग़ुलाम के साथ रातों रात मिस्र की सरहद से निकल गई। उसने अपने ग़ुलाम के साथ रास्ते में आने वाला समंदर पार किया और सिकंदरिया पहुंच गई। सिकंदरिया उन दिनों बड़ी शानदार बंदरगाह हुआ करती थी और यहाँ दूर दूर के मुल्कों के तिजारती जहाज़ आकर रुका करते थे और बंदरगाह पर इस कदर रौनक थी कि वहाँ दुनिया जहान के मुल्कों के लोग मौजूद थे और हर ज़ुबान में बातें कर रहे थे। बातबानी जहाज़ों पर से सामान उतारा जा रहा था और लादा भी जा रहा था। क्लोपत्रा अपने ग़ुलाम के साथ सिकंदरिया के एक तंगो तरीक कूचे में आ गई। यहाँ उसके ग़ुलाम की बड़ी बहन का मकान था। वो इस मकान में आकर ठहर गई और शहंशाह सीज़र से मिलने की तैयारियां करने लगी। उसने सीज़र से मुलाकात करने का एक अनोखा तरीका सोचा। उसके ग़ुलाम क्लॉडिस ने शहंशाह के हुजूर पैगाम भिजवाया कि मुल्क मिस्र के शहर थीबस के फ़िरौन की बहन क्लोपत्रा ने उसकी खिदमत में एक बेश कीमत कालीन का तोहफ़ा भेजा है। सीज़र ने हामी भर ली थी कि क्लोपत्रा का भेजा हुआ कालीन का तोहफ़ा उसकी खिदमत में पेश किया जाए। मंसूबा ये था कि क्लोपत्रा को उस शानदार कालीन के अंदर लपेट दिया जाएगा और ये तोहफ़ा ग़ुलाम शहंशाह सीज़र के दरबार में खोल कर पेश करेगा तो इसमें से क्लोपत्रा बाहर निकल आएगी। उधर ये तैयारियां हो रही थीं और दूसरी तरफ हमेशा ज़िंदा रहने वाले अंबर और किसी भी शक्ल में बदल जाने वाले उसका सांप दोस्त नाग एक बादवानी जहाज़ में सवार सिकंदरिया की तरफ आ रहे थे। ये काफ़ी बड़ा तिजारती जहाज़ था जिसका कप्तान फ्लोरेंस शहर का रहने वाला था। किसी ज़माने में वो बहरी डाकुओं का सरदार भी रह चुका था, लेकिन अब उसने बहरी डाके छोड़ दिए थे और तिजारती जहाज़रानी शुरू कर दी थी। रास्ते में अंबर और नाग से उसकी बड़ी दोस्ती हो गई। वो उन्हें अपनी बहरी डाकू होने के ज़माने की दिलचस्प कहानियाँ सुनाता। दोनों दोस्त उसकी कहानियाँ सुन सुनकर बहुत खुश होते। तिब्बत के राजा का दिया हुआ कीमती हीरा भी अभी तक अंबर के पास मौजूद था। उस हीरे की कीमत उस ज़माने में लाखों अशरफियाँ थी, मगर अंबर ने कभी उसे फ़रोख्त करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। जहाज़ नीले रंग के गहरे समुद्र में चला जा रहा था। शाम का वक्त था। एक रात समंदर सफ़र के बाद जहाज़ को सुबह सवेरे सिकंदरिया की बंदरगाह पर पहुंचना था। अंबर, नाग और जहाज़ का कप्तान अरशे पर बैठे समंदर का नज़ारा कर रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। जिक्र हीरे जवाहरात का हो रहा था। जहाज़ के कप्तान ने उन्हें बताया कि उसने बहरी डाका जनी के ज़माने में ऐसे ऐसे जवाहरात हासिल किए कि आज वो बड़े बड़े शहंशाहों के पास भी ना होंगे। नाग ने पूछा, वो जवाहरात कहाँ हैं कप्तान साहब? कप्तान ने नाक सुकेड़ कर और कंधे चढ़ाकर कहा, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। समंदर में सफ़र करने वाले जहाज़ों से लूटे थे और समंदर में ही गर्क हो गए। अंबर ने कहा, ऐसे हीरे जवाहरात का क्या फ़ायदा जो समंदर में डूब जाएं? दौलत तो वो है जो अपनी जेब में हो। कप्तान ने कहका लगाकर कहा, ऐसी दौलत तो फिर आजकल सिवाय
शहनशाह सीजर के और किसी के पास नहीं। अंबर ने कहा, ऐसा नहीं है। कप्तान ने ताज्जुब से पूछा, वो कैसे? अंबर ने कहा कि एक ऐसा हीरा मेरे पास भी है जो किसी बादशाह के खजाने में ना होगा। कप्तान ने ताज्जुब से अंबर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम वो हीरा मुझे दिखा सकते हो? जरूर जरूर, क्यों नहीं, ये लो। अंबर ने अपने लिबादे की अंदर वाली जेब से एक शानदार और चमकीला हीरा निकालकर कप्तान को दिखाया। यह हीरा कबूतर के अंडे के बराबर था और उसकी चमक दमक से आंखें चुंधिया रही थी। कप्तान की आंखें तो हीरो को देखकर फटी की फटी रह गईं। वाकई उसने इससे पहले इतना कीमती और शानदार हीरा नहीं देखा था। कप्तान ने कहा, मेरे भाई, ये हीरा तो बहुत आला किस्म का है, ये तुमने कहाँ से हासिल किया? अंबर ने कहा, तिब्बत के राजा ने मुझे तोहफे में दिया था। कप्तान ने कहा, अगर ये हीरा मेरे पास होता तो मैं इसे फ्लोरनस शहर के जवारी के पास फरोख्त करके एक बहुत बड़ा तिजारती जहाज बनाता, लेकिन मेरे पास तो एक हीरा न रहा। इतने जहाज़ों पर डाके मारे और इतना ख़जाना जमा किया, लेकिन रात तूफान आया और सारा ख़जाना, सारे हीरे जवाहरात जहाज़ के साथ समंदर में गर्क हो गए। नाग कहने लगा, कप्तान साहब, नेक कमाई कभी ज़ाया नहीं होती। आपने लोगों की दौलत पर डाका मारा था, कुदरत ने वो दौलत आपके पास भी नहीं रहने दी, क्योंकि आपने गुनाह किया था जिसका बदला आपको मिल गया। कप्तान को नाग की बात बहुत बुरी लगी, मगर वो खामोश रहा। उसने उसी वक्त दिल में फैसला कर लिया कि वो अंबर से हीरा लेकर रहेगा, ख्वाह उसके लिए उसे अंबर और उसके दोस्त नाग फनी को कत्ल करके समंदर में ही क्यों ना गर्क करना पड़े। उसने सोचा कि हीरा बेचकर उसे इतनी दौलत मिल जाएगी कि वो अपना एक बादबानी जहाज़ खरीदेगा और दूसरे जहाज़ों की नौकरी से बच जाएगा। आज वो दूसरे मालिकों का नौकर है और कल वो खुद जहाज़ का मालिक कहलाएगा। अंबर और नागफनी को तो कोई ज़्यादा जानता नहीं, इनको कत्ल करके समंदर में फेंक देने से किसी को कानो कान खबर ना होगी और वो हीरा भी हासिल कर लेगा। कप्तान ने रात के अंधेरे में डाका डालने की बात दिल में पक्की कर ली। अब वो इस बात का इंतज़ार करने लगा कि अंबर और नागफनी कब सोते हैं। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वो दोनों नीचे एक छोटे से कैबिन में सोते हैं जिसका दरवाज़ा खुला होता है और वहाँ ताला नहीं लगाया जा सकता। वो दोनों दोस्तों के पास बैठा रहा, इधर उधर की बातें करता रहा, फिर जमाई लेकर बोला, अच्छा दोस्तों, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने चला। मेरा ख्याल है तुम भी कैबिन में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। सुबह सिकंदरिया पहुंचकर तुम लोगों को भी बहुत से काम करने होंगे। अंबर ने कहा, हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें भी चलकर आराम करना चाहिए। और वो दोनों दोस्त उठकर अपने कैबिन में आ गए। यहाँ पहुंचकर अंबर ने हीरा अपने कमीज़ की जेब में से निकालकर नाग के पाँव की जानिब रखे हुए नीले मर्तबान के अंदर डालकर उसका मुंह बंद कर दिया। नाग ने कहा, दोस्त, इतनी एहतियात की क्या ज़रूरत है भला, हमारा सफ़र तो ख़त्म होने वाला है। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें नहीं मालूम, इस जहाज़ का कप्तान डाकू रह चुका है। नाग भी हंसने लगा, हाँ यार, ये तो तुमने ठीक कहा, वो तो इस किस्म के कितने ही हीरे चुरा चुका है, मगर दोस्त, उसे हमारे हीरे पर डाका डालने की जरूरत नहीं हो सकती। वो कैसे भला? उसे क्या मालूम कि हम कौन हैं, या ये कि हमारा हीरा चुराना शेर के मुंह से नवाला निकालने के बराबर है। नाग बोला, बहरहाल अगर उसने डाका डालने की कोशिश की तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आधी रात के वक्त कप्तान उनके कैबिन में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होकर उसने हीरे की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ानी शुरू कर दी। अचानक उसकी नज़र मर्तबान पर पड़ी। वो फौरन मर्तबान की तरफ बढ़ा और मर्तबान का ढकना खोलकर जब उसने देखा तो उससे हीरा नजर आया। उसने हीरा फौरन जब मर्तबान में से बाहर निकाला। उसने हीरा अपनी जेब में रख लिया और खंजर निकालकर अंबर की तरफ उसे कत्ल करने की नीयत से बढ़ा। अंबर की आंख भी खुल गई और वो नाग की कारस्तानी का इंतजार कर रहा था। कप्तान ने खंजर उठा रखा था। कप्तान के खंजर से वो खौफजदा नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो ना तो जख्मी होगा और ना ही मरेगा। कप्तान ने आगे बढ़कर खंजर पूरी ताकत से अंबर के दिल में घोंप दिया, मगर ये देखकर उसकी हैरानी की इंतहा न रही कि ना तो अंबर ने कोई चीख मारी, ना खून का एक कतरा बहा। अंबर जैसे लेटा था वैसे ही बड़े मज़े से लेटा रहा। कप्तान ने खंजर उसके सीने से बाहर खींचा तो वो इसी तरह बेदाग था जिस तरह पहले था। कप्तान कुछ घबरा गया। इस अरसे में नाग ने सांप की शक्ल इख्तियार कर ली। वो उसके पीछे फन फैलाए खड़ा झूम रहा था। अचानक कप्तान को अपने पीछे जैसे सांप की फुनकार सुनाई दी। उसने पलट कर पीछे देखा तो खंजर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। एक भयानक स्याह काले रंग का सांप फन फैलाए उसकी तरफ खून आलूद निगाहों से देख रहा था और बार बार अपनी जहरीली जुबान हिला रहा था। कप्तान एकदम भाग उठा और कैबिन से राहदारी में आ गया। सांप भी उसके पीछे भागा। सांप ने कप्तान को सीढ़ियों के पास जा लिया। वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि सांप ने लपक कर उसके पाँव पर डस लिया। सांप के डसते ही कप्तान को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया
और उसने दोनों हाथों से अपना गला मलना शुरू कर दिया। सांप इसी असना में वापस कैबिन में आ चुका था। उसने अंबर को बताया कि वो कप्तान को डस आया है। अंबर उठकर कैबिन से बाहर आ गया। कप्तान सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा था। अंबर ने उसकी जेब से हीरा निकाला और वापस अपने कैबिन में आकर सो गया। नाग भी दोबारा इंसानी शक्ल में आकर बिस्तर पर लेट गया। कप्तान को होश आया तो दिन निकल आया और अपने कैबिन में बिस्तर पर पड़ा था और जहाज के लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। एक हकीम उसके सर पर कोई रोगन मल रहा था। हकीम ने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? कप्तान ने कुछ कहना चाहा कि अच्छा नहीं, लेकिन आवाज़ उसकी हलक से बाहर न निकल सकी। लोग कप्तान के होंठों को हिलता देख रहे थे, मगर उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। कप्तान ने दोनों हाथों से अपना गला थामकर आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। अंबर और नाग फनी भी उसके पास आकर खड़े हो गए। कप्तान ने उनको देखा तो उनकी तरफ इशारा करके कुछ कहा, मगर किसी को कुछ पता न चल सका कि वो क्या कह रहा है। उसकी आवाज़ ही गायब थी। फिर किसी को क्या पता चलता कि वो अंबर और नाग फनी के बारे में क्या कह रहा है। नाग और अंबर कप्तान की तरफ देखकर मुस्कुराए और उस अर्शे पर आ गए। धूप निकली हुई थी और दूर सिकंदरिया बंदरगाह पर खजूरों के दरख्तों की लकीर नजर आना शुरू हो गई। जहाज़ बंदरगाह पर पहुंचने वाला था। सिकंदरिया की बंदरगाह पर उतरकर दोनों दोस्त एक बेंच पर बैठ गए। ज़रा आज से 2000 पहले सिकंदरिया की बंदरगाह का तस्वुर दिमाग में लाएं। वहाँ ना कोई बस स्टॉप है, ना रेलगाड़ी, ना मोटर कार और ना टैक्सी, ना होटल, ना पार्क, ना कोई सिनेमा, ना कोई रेडियो स्टेशन, ना कोई टेलीविज़न स्टेशन और ना कोई हवाई अड्डा कि जहाँ हवाई जहाज़ उतर रहे हों और उड़ रहे हों। फिर भी ये उस ज़माने की एक बारोनक बंदरगाह थी। और चूँकि रोम का शहर सीज़र सिकंदरिया में ही दरबार लगाता था, इसलिए उस शहर में और ज़्यादा रौनक हो गई। मुल्क पास रंगीन लिबास पहने चल फिर रहे थे। बड़े बड़े रथों पर सामान लदा जा रहा था। नान बाई फिर कर नान बेच रहे थे। दरियाए नील की मछलियों के कबाब बिक रहे थे। सिकंदरिया के मीठे तरबूज बिक रहे थे। दोनों दोस्त बंदरगाह पर कुछ देर ठहरने के बाद शहर की सैर को निकल पड़े। वो सैर तमाशे देखते एक जगह छोटे से बाग में घाट पर बैठ गए। नाग ने कहा, दोस्त यहाँ रात कहाँ बसर करेंगे, इस बारे में कुछ सोचा है या नहीं? अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, रब्बे अजीम इस बारे में खुद ही हमारी मदद करेगा। अभी तो शाम भी नहीं हुई, हमें शहर की सैर करनी चाहिए। नाग बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मेरा क्या है, मैं तो घास पर भी सो जाऊंगा। अंबर ने कहा, दोस्त मेरी फिक्र ना करो, मैं नंगी ज़मीन पर भी लेट कर रात गुजार लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी आरामदेह जगह पर सोऊं और फिर सीज़र के दरबार की शान देखूं। मैंने शहंशाह सीज़र की बड़ी तारीफ़ सुनी है कि उसका दरबार बहुत अजीम शान है और फ़िरौन के दरबारों की शान भी उसके सामने कुछ नहीं। नाग बोला, ये तुम मुझसे बेहतर समझ सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ 200 बरस से ज़िंदा हूँ और तुम 2000 बरस से इस दुनिया में रह रहे हो। तुमने फ़िरौन के दरबार देखे हैं, तुम सही अंदाज़ा कर सकते हो कि सीज़र के दरबार की शान व शौकत फ़िरौन के दरबार से कम है या ज़्यादा। लेकिन सवाल ये है कि हम रहेंगे कहाँ? अंबर बोला, इसका इंतज़ाम में अपने आप हो जाएगा, आओ शहर की सैर करें। दोनों दोस्त बाग में से उठकर शहर की सैर करने लगे। बाजार में बड़ी चहल पहल थी, लोग आ जा रहे थे। दुकानों के अंदर लोहार काम कर रहे थे, फल की दुकानों पर फल और कपड़ों की दुकानों पर कपड़ा बिक रहा था। चौक चौक में पहाड़ों की बर्फ़ का ठंडा यख पानी फरोख्त हो रहा था। एक चौक में कोई सपेरा सांप का तमाशा दिखा रहा था, उसके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ लगी थी। अंबर और नाग भी वहां आकर खड़े हो गए और सांपों का तमाशा देखने लगे। सपेरा एक बूढ़ा सा सूखा सूखा काला आदमी था, जिसकी आंखें कबूतर की आंखों की तरह लाल हो रही थी। उसके इर्द गिर्द सांपों की कितनी ही पटारियां रखी थी। एक स्याह नाग दरमियान में फन फैलाए खड़ा चूम रहा था और सपेरा बीन बजा रहा था। अचानक सांप ने अपना फन सुकेड़ लिया और ज़मीन के साथ सिमट कर बैठ गया। सुर्ख आंखों वाले सपेरे ने बीन बजाना बंद कर दी और बड़े गौर से अपने सांप को देखा और फिर ताज्जुब से थोड़ा सा सर हिलाकर उसे पटारी में बंद कर दिया और कहा, भाइयों, इस सांप का करतब ख़त्म हो जाता है। ये थक गया है, इसलिए बेचारा खड़े खड़े खुद ही बैठ गया। अब मैं इसे बंद करता हूँ और आप लोगों के सामने दरियाए नील के सबसे ख़तरनाक, सबसे मोहलिक और सबसे बड़े कोबरा सांप का करतब दिखाता हूँ। भाइयों, ये सांप दरियाए नील के सांपों का सरदार है और इसका कांटा पानी नहीं मांगता। ये अगर किसी को काट ले तो वो शख्स एक पल के अंदर अंदर मर जाता है, वहीं खड़े खड़े गिरकर हलाक हो जाता है। ये सांप उसे इतनी मोहलत नहीं देता कि वो चलकर चारपाई पर ही लेट जाए। और सपेरे ने एक सुर्ख रंग की पटारी बीच में रखकर उसके ऊपर से कपड़ा उठा दिया और बीन बजाने लगा। थोड़ी देर तक वो बीन बजाता रहा और एक हाथ पटारी के अंदर डालकर सांप को छेड़ने लगा कि वो बाहर आए। वो बहुत देर तक कोशिश करता रहा, मगर सांप था कि बाहर आने का नाम नहीं दे रहा था।
सपेरा बेचारा बीन बजा बजा कर तंग आ गया। हकीकत ये थी कि सांप को मालूम हो गया था कि इस मजमा में कोई और सांप भी इंसानी शक्ल में मौजूद है, और चूंकि इंसानी शक्ल में आने वाला सांप ताकतवर और सबसे अफजल और आला सांप होता है, इसलिए उसकी मौजूदगी में दूसरे सांप उसका एहतराम करते हैं और अपना फन नहीं फैलाते। मगर सपेरा तो ये राज नहीं जानता था। वो बार बार बीन बजा रहा था और पटारी में बंद सांप को छेड़े जा रहा था। पटारी वाला सांप दरियाए नील का सरदार सांप था, मगर वो नाग के मुकाबले में छोटा सांप था, इसलिए वो बाहर निकलते हुए घबरा रहा था। वो नाग फनी सांप की बू बराबर सूंघ रहा था। अंबर का दोस्त नाग सारा मामला समझ गया और लोगों के साथ मजमे में खड़ा चुपके चुपके मुस्कुराता रहा। उसने अंबर के कान में सरगोशी करके सब कुछ बता दिया कि असल मामला क्या है और सांप पटारी से बाहर क्यों नहीं आ रहा। अंबर भी इस खेल से बहुत खुश हुआ कि सपेरा बीन बजा बजा कर हलकान हुआ जा रहा है और सांप बाहर निकलने का नाम तक नहीं ले रहा। सपेरा जब तंग आ गया तो उसने पटारी उलट दी। पिटारी का उलटता था कि सांप जोर से फनकारा और फन फैलाकर सपेरे के सामने खड़ा हो गया, जिस तरह कोई दुश्मन के सामने खड़ा होता है। साफ मालूम हो रहा था कि सांप सपेरे से नाराज हो गया। सपेरा भी एक माहिर जोगी था। उसने भी हार नहीं मानी और सांप की तरफ मुंह करके बीन बजाने लगा। लोग इस मुकाबले से बहुत खुश हो रहे थे। अंबर और नाग भी इस तमाशे को बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। सांप ने अपना पूरा फन फैला दिया और बड़े जोश के आलम में झूम रहा था। झूमते झूमते उसने गोल दायरे की शक्ल में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब सांप आगे आगे और सपेरा उसके पीछे पीछे बीन बजाते हुए चक्कर लगा रहा था। लोग डर कर अपनी अपनी जगहों से पीछे हट गए। सांप बराबर चक्कर काट रहा था। अंबर ने महसूस किया कि जब भी सांप उनके सामने से गुजरता है तो थोड़ा सा झुक जाता है, उसका फन अपने आप सिमट जाता है। फिर जब वो आगे जाता है तो फन को दोबारा खड़ा कर लेता है। इस बात को नाग भी देख रहा था। वो खूब समझ रहा था कि सांप उसके सामने से गुजरते हुए अदब से झुक जाता है। इस नई तब्दीली को सपेरे ने भी महसूस किया और दिल ही दिल में हैरान हुआ कि उसका सांप ऐसा क्यों करता है कि लोगों में जमघटे में खास जगह पहुंचकर वो झुक जाता है। अब सपेरा सांप के पीछे चक्कर लगाते लगाते तंग आ गया था। वो चाहता था कि सांप कहीं रुक जाए, मगर सांप था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बराबर चक्कर काट रहा था। सपेरे ने एक जगह पहुंचकर सांप को पीछे से हाथ डालकर पकड़ लिया। जो ही उसने सांप को पकड़ा, सांप ने पलटकर सपेरे के अंगूठे पर डस दिया। सपेरे ने तड़प कर सांप को छोड़ दिया और अंगूठा पकड़कर बैठ गया। सांप पटारी के पास बैठ गया और फन फैलाए झूमने लगा। सपेरे का रंग स्याही माइल तो पहले ही था, अब नीला पड़ने लगा। उसने जल्दी से अपनी पटारी में से कुछ दवाइयां निकालकर जहां सांप ने काटा था वहां लगाई, मगर कोई असर ना हुआ। लोग उसके करीब आ गए। किसी ने कहा इसे हकीम के पास ले चलो, किसी ने कहा इसका अंगूठा काट दो, मगर सांप ने फनकार मारकर सबको वहां से भगा दिया। आखिर नाग ने जब देखा कि सपेरे के बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो वो आगे बढ़कर सपेरे के करीब आ गया। उसका करीब आना था कि सांप ने फौरन अपना फन सुकेड़ लिया और चुपके से खिसक कर पटारी के अंदर चला गया। सपेरा जमीन पर लेट गया और लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसके सांस उखड़ना शुरू हो गए। नाग ने सपेरे का अंगूठा पकड़कर उसे गौर से देखा और जहां सांप ने काटा था उस जख्म को मुंह के साथ लगाकर सारा जहर चूस कर बाहर थूक दिया। जहर के थूकते ही सपेरे की हालत संभलने लगी और थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी और नाग की तरफ देखकर बोला, तुमने मेरी जान बचाई बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अंबर ने कोई जेब से दवाई निकाल कर सपेरे को पिलाई। सपेरा भला चंगा होकर उठ बैठा। उसने सांप को पकड़कर पटारी में बंद करना चाहा तो डर गया। हालांकि सांप उल्टी पड़ी पटारी के नीचे था, मगर उसकी जरूरत न पड़ रही थी कि वो दरियाए नील के जहरीले सांप की पटारी को सीधा कर दे। नाग ने कहा, ठहरो, इसे मैं पटारी में बंद कर देता हूँ। और नाग ने बड़े आराम से पटारी को सीधा किया, जमीन पर पड़े हुए सांप को उठाया और पटारी में डालकर बंद कर दिया। सांप ने उसके हाथ में जरा सी भी हरकत न की। यूं लगा जैसे सांप में जान ही ना हो। सपेरे ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और सिकंदरिया में कहाँ ठहरे हो? नाग ने कहा, बाबा मेरा नाम युरका है, ये मेरा दोस्त हकीम अंबर है। हम दोनों ट्राय से एक बहरी जहाज में मुलाजिम हो गए, मगर रास्ते में जहाज के कप्तान से हमारी लड़ाई हो गई। उसने हमें नौकरी से जवाब दे दिया। अब हम सिकंदरिया में बेकार फिर रहे हैं, हमारे पास तो सर छुपाने को जगह नहीं। सपेरे ने कहा, बड़े बच्चों, अगर मैं गरीब हूँ, लेकिन जब तक ठिकाने की तुम्हें कोई जगह नहीं मिलती तुम मेरे झोंपड़े में रह सकते हो। वहाँ सिवाय मेरे और मेरी बेटी के कोई नहीं। मेरी बच्ची हम तीनों के लिए खाना बना दिया करेगी। जो रूखी सूखी है वो खाते हैं, वो तुम भी खा लेना। नाग ने कहा, तुम कहाँ इतनी तकलीफ उठाओगे बाबा, हम किसी और जगह पर रहेंगे। सपेरा बोला, नहीं बेटा, मुझे क्या तकलीफ होगी भला,
और फिर इतने बड़े शहर में तुम कहाँ मारे मारे फिरोगे? मुझे खुशी होगी तुम मेरे यहाँ ठहरे हुए हो, तुमने मेरी जान बचाई। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारी हर खिदमत करूँ। आखिर अंबर ने नाग से कहा, अगर बाबा जी का बहुत इसरार है तो जब तक हमें कोई और जगह नहीं मिलती हम इन्हीं के पास ठहर जाते हैं। चुनाचे अंबर और नाग भनी सपेरे के साथ उसके झोंपड़े में आ गए। सपेरे का झोंपड़ा शहर से बाहर एक झील के किनारे दरख्तों में बना हुआ था। उसकी इकलौती बेटी सांपों के मर्तबान में दूध और शहद डाल रही थी। जब अंबर और नाग वहां पहुंचे, बाबा ने अपनी बेटी से मेहमानों को मिलाया और कहा, ये मेरी बेटी रानी है, मैं इसे प्यार से नाग रानी कहता हूँ। सारे सांप इसके दोस्त हैं, इसे कुछ नहीं कहते। ये इन सबको दूध और शहद डालती है। फिर सपेरे ने अपनी बेटी को सारा किस्सा बयान किया कि किस तरह इस लड़के योरका ने इसकी जान बचाई। दरियाए नील के सांप ने इसे काट लिया। अगर अगले रोज़ दोनों दोस्त सिकंदरिया शहर को निकल गए। अंबर ने यह मालूम करना चाहा कि शहनशाह सीजर इन दिनों किस शहर में है। अंबर ने यही सोचा कि अगर सीजर सिकंदरिया में हुआ तो वो दोबारा में उस तक रसाई हासिल कर सकता है और कोशिश करेगा। शहर में पहुंचकर वो एक कहवा खाने में चले गए। यहाँ रोमी फौज के कुछ सिपाही बैठे कहवा वगैरह पी रहे थे। ये कहवा खाना एक मिस्री बूढ़े का था। कुछ मिस्री गाहक भी वहाँ पर थे। इत्तेफाक से मिस्री गाहकों में से किसी एक ने कह दिया कि सीजर एक नाहल बादशाह है और मिस्र को हड़प करने वाला है। बस फिर क्या था, रोमी फौज के सिपाही बिफर गए और उन्होंने देखते देखते 2 मिस्रियों को कत्ल कर दिया और वहाँ से फरार हो गए। लोग वहाँ खड़े होकर आपस में बातें करते और रोमी फौज के जुल्म का जिक्र करने लगे। अंबर को मिस्रियों के कत्ल होने का बड़ा गम था, शायद इसलिए कि वो खुद भी मिस्री था। उसने लोगों से कहा कि वो मुतमईन रहे, मैं सीजर के दरबार में मिस्रियों के कत्ल का मुकदमा लड़ूंगा। मैं इस भयानक कत्ल के खिलाफ दुहाई दूंगा और कातलों को सजा दिलवाऊंगा। मिस्री अवाम ने अंबर के हक में नारे लगाए और अंबर ने अगले रोज़ शहनशाह सीजर को मिलने का तय कर लिया। नाग ने कहा, दोस्त, हमें दूसरों की मुसीबत में टांग अड़ाने की भला क्या ज़रूरत है? हो सकता है शहनशाह सीजर को ये बात बुरी लगे कि हम उसके फौजियों के खिलाफ शिकायत लेकर आए हैं। अंबर ने कहा, देखा जाएगा, मैं सच की आवाज़ ज़रूर बुलंद करूँगा। नाग को अंबर की ये बात कुछ ज़्यादा पसंद ना आई, क्योंकि उसके ख्याल में अंबर सच की आवाज़ कम और मिस्रियों की आवाज़ ज़्यादा बुलंद कर रहा था। सियासी एतबार से अंबर को मिस्रियों के बारे में ये रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था, क्योंकि सीजर एक बहुत बड़ा शहनशाह था, बल्कि उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था। सारी दुनिया उसके नाम से कांपती थी और मिस्र का सारा इलाका सिवाय एक शहर थीबस के उसके कब्ज़े में था। थीबस पर एक कमज़ोर फ़िरौन हुक्मरान था जो क्लोपत्रा का भाई था। सीजर के लिए थीबस को फतह करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इन हालात में अंबर को ख्वामख्वाह शहनशाह से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। उसने अंबर को समझाने की कोशिश भी की, मगर उसके जहन में नाग की ये बात ना आई और वो बदस्तूर अपनी ज़िद पर अड़ा रहा कि वो सीजर के पास रूमी फ़ौज की शिकायत लेकर जाएगा। शायद अंबर को कोई बहाना मिलना चाहिए था वो सीजर के दरबार में पहुँचे, मगर नाग के ख्याल में शहनशाह के दरबार में पहुँचने का एक ख़तरनाक बहाना था। इधर यह मंसूबा बन रहा था और उधर नील की जादूगरनी मिस्र के फ़िरौन की बहन क्लोपत्रा अपने वफादार गुलाम के साथ सीजर को मिलने घर से चल पड़ी। उसने अपने आप को एक रेशमी कालीन में लपेट रखा था। ये कालीन गुलाम क्लॉडिस ने मजदूरों के सरों पर उठवा रखा था। शहनशाह रोम के महल के बाहर पहुंचकर उसने बादशाह को पैगाम भिजवाया कि फ़िरौन मिस्र की बहन क्लोपत्रा ने बादशाह की खिदमत में एक तोहफा भेजा है। सीजर ने गुलाम को अंदर बुला लिया। शहनशाह रोम सीजर का दरबार बैक सादगी और शान व शौकत का मजमुआ था। दरबार पर एक हैबत और जलाल तारी थी। रोमन सेनेट के मेंबरान दोनों जानिब कतार अंदर कतार बनाए बैठे थे। मुल्क के सफ़ेद भी रंग बिरंगे लिबास में वहाँ मौजूद थे। सीजर सुर्ख और सफ़ेद रेशमी लिबादे में मलबूस तख्त पर बैठा हुआ था। उसके सर पर सोने का ताज था और हाथों में बेशकीमत जवाहरात जड़ी अंगूठियाँ थीं। गुलाम क्लॉडिस ने जाकर अदब से कॉर्निश बजा लाई। गुलाम ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ बादशाह रोम। सीजर ने अपने पास बैठे वज़ीर ब्रूटस से कुछ मशवरा किया और फिर गुलाम से कहा, क्या तुम क्लोपत्रा की तरफ से हमारे लिए तोहफा लाए हो? जी हाँ बादशाह ज़मान। ब्रूटस वज़ीर ने हाथ के इशारे से कहा, तोहफा पेश किया जाए। गुलाम ने ताली बजाई। पर्दा एक तरफ हटा और 20-25 गुलाम कंधों पर तय किया हुआ एक बहुत बड़ा कालीन लेकर अंदर दाखिल हुए। सीजर और ब्रूटस बड़े हैरान हुए कि मिस्र की क्लोपत्रा ने अगर सीजर के लिए सिर्फ एक कालीन का तोहफा भेजा है तो उसने रोम के शहनशाह के साथ मजाक करने की जुर्रत की है। गुलामों ने कालीन को ज़मीन पर रखकर उसे खोलना शुरू कर दिया। जब कालीन सारे का सारा खुल गया तो उसमें से क्लोपत्रा निकलकर इंतहाई खूबसूरत लिबास में मलबूस सामने आन खड़ी हुई। उसने बड़ी शान से झुककर सीजर को सलाम किया और कहा, मिस्र की क्लोपत्रा शहनशाह रोम की खिदमत में हाजिर है। सीजर, ब्रूटस और सारे दरबारी ये मंजर देखकर हैरान रह गए।
सीज़र को क्लोपत्रा का ये अंदाज बहुत पसंद आया। उसने तख्त पर से उठकर क्लोपत्रा के साथ हाथ मिलाया और कहा, ऐ नील की साहिरा, हमने तुम्हारे बारे में जो सुना था वो ठीक ही था कि तुम वाकई एक अजीबोगरीब औरत हो। हम सिकंदरिया की ज़मीन पर तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं। क्लोपत्रा ने अपनी होशियार नज़रों से दरबार में ब्रूटस को देखा और कहा, ऐ शहनशाह, ये कनीज़ आपके पुरतकाब खैर मुकदम का शुक्रिया अदा करती है। इसमें कोई शक नहीं कि आपके शाही दरबार में मुझे कुछ अजीबोगरीब लोग नजर आ रहे हैं। क्लोपत्रा का इशारा सीज़र के वजीर ब्रूटस की तरफ था, जो खामोश निगाहों से क्लोपत्रा की तरफ देख रहा था। सीज़र हंस पड़ा और बोला, अजीबोगरीब लोग दुनिया के हर खित्ते में मौजूद होते हैं क्लोपत्रा, हम तुम्हें अपनी बेगम से मिलाते हैं। क्लोपत्रा ब्रूटस को गहरी नज़रों से देखती हुई सीज़र के साथ उसकी मलका से मिलने महल के अंदर चली गई। हकीकत ये है कि ब्रूटस ने क्लोपत्रा का दरबार में आना पसंद नहीं किया। वो पहली नज़र में भांप गया था। क्लोपत्रा का दरबार में आना बदशगुनी की अलामत है, यानी क्लोपत्रा के आने से शहनशाह रोम सीज़र के बुरे दिन शुरू हो गए। मगर वो खामोश रहा। वो सीज़र की आदत से वाकिफ़ था कि वो एक ज़िद्दी और अपनी मर्ज़ी का मालिक बादशाह है। उसे अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे उसके खिलाफ़ नहीं कर सकती। उसने क्लोपत्रा को पसंद कर लिया था और अब क्लोपत्रा के खिलाफ वो कोई बात नहीं सुन सकता था। ब्रूटस ने अपने साथियों ओक्ते वैन वगैरह से मशवरा किया कि सीज़र को मिस्र की जादूगरनी से किस तरह बचाया जाए, क्योंकि अगर क्लोपत्रा का असर और सूख बढ़ गया तो रोम की सल्तनत को ख़तरा पैदा हो सकता है। ओक्ते वैन भी एक मुहिब्बे वतन रोमी सरदार था। वो भी ब्रूटस की तरह ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि रोम की हुकूमत को कोई आँच आए। उसे भी मालूम था कि सीज़र एक मुहिब्बे वतन मगर जज्बाती बादशाह है। हो सकता है वो जज्बात की रोह में बहकर कोई ऐसी हरकत कर बैठे जो रोम की सल्तनत के लिए नुकसान का बायस बन जाए। उसने ब्रूटस से कहा, सीज़र को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें कुछ इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। ब्रूटस ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है, मगर याद रखो ओक्तेवेन, क्लोपत्रा एक नहायत शातिर और होशियार औरत है। वो मिस्र का लंबा सफ़र तय करके यूं ही सिकंदरिया में दाखिल नहीं हुई। हमें उस मकसद में उसे कामयाब नहीं होने देना। ऐसा ही होगा ब्रूटस। रोमी दरबार के दूसरे सरदारों ने भी ओक्तेवेन की हाँ में हाँ मिलाई और उन्होंने एक दूसरे के हाथ पर हाथ रख कर कसम खाई कि वो रोम के वकार और इज़्ज़त पर हरफ नहीं आने देंगे और सीज़र को कोई ऐसी हरकत नहीं करने देंगे जिससे रोम की अजीमुशान सल्तनत को ठेस पहुँचे। सीज़र क्लोपत्रा को बड़ी शान के साथ अपनी बेगम मलका रोम के पास हरम में ले गया। मलका ने क्लोपत्रा के सीज़र के साथ अंदर दाखिल होते देखकर हरगिज़ पसंद न किया, मगर सीज़र के सामने वो एक भी लफ्ज़ ज़ुबान से ना निकाल सकती थी। उसने मुस्कुराकर क्लोपत्रा का इस्तकबाल किया और कहा, फ़िरौन की बहन क्लोपत्रा को मलका रोम में खुश आमदेद कहती है। सीज़र ने ऐलान किया कि आज की रात क्लोपत्रा के लिए एक शानदार दावत की जाएगी। चुनांचे उस रात सारे महल में क्लोपत्रा के आने की खुशी में एक शानदार जश्न मनाया गया। दावत में रोम के सारे मोअज़्ज़ज़ लोगों ने शिरकत की। ओक्तेवेन और ब्रूटस भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस दावत को पसंद न किया मगर खामोश रहे। सिर्फ ब्रूटस ने सीज़र से कहा, बादशाह सलामत, सीज़र को यह दावत मुबारक हो, मगर मिस्र की एक औरत के लिए इतने बड़े एहतमाम की क्या ज़रूरत थी। सीज़र को ब्रूटस का यह फ़िक्रा बुरा लगा। उसने माथे पर सलवटें डालते हुए कहा, ब्रूटस, क्या तुम समझते हो कि क्लोपत्रा एक आम औरत है? नहीं, वो मिस्र की देवी है। वो एक अजीमुशान औरत है। ब्रूटस ने ज़्यादा बात करना मुनासिब न समझी। वो खामोश हो गया। सीज़र दूसरे दरबारियों से बातें करने लगा। क्लोपत्रा ने दूर से ब्रूटस को सीज़र के साथ बातें करते और फिर सीज़र को नफ़रत के साथ जवाब देते देख लिया। होशियार क्लोपत्रा फ़ौरन समझ गई कि ब्रूटस ने उसकी मुखालफत की है जिसे सीज़र ने पसंद नहीं किया। उसे पहले ही रोज़ मालूम हो गया था कि ब्रूटस क्लोपत्रा को पसंद नहीं करता, मगर क्लोपत्रा एक ज़ीरक और जहांदीदा औरत थी। कुदरत ने उसके अंदर ऐसी बाज़ खूबियाँ भर दी थी जो आम औरतों में नहीं होती। वो एक आदमी को देखकर ही उसके दिल का हाल मालूम कर लेती। उसमें इतनी काबिलियत थी कि वो किसी आदमी को अपने सांचे में ढाल सकती। चुनांचे उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो ब्रूटस और उसके साथियों को शिकस्त दे देगी। सीज़र उस वक्त यूनान के ताजरों के साथ और क्लोपत्रा चीन की शहजादियों के साथ बातें कर रही थी। ब्रूटस ने ओक्तेवेन और अपने साथियों को एक तरफ बुलाकर कहा, सीज़र पर क्लोपत्रा का जादू चढ़ गया है। वो किसी की बात सुनना गवारा नहीं करता। हमें अब होशियार रहना होगा और रोम के वकार के खिलाफ क्लोपत्रा के हर हमले को नाकाम बना देना होगा। क्या सीज़र खुद इस बात को महसूस नहीं करता कि वो क्लोपत्रा के पंजे में फंसता जा रहा है? नहीं, इस वक्त वो इसे महसूस नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्द हम उसे सोचने पर मजबूर कर देंगे
کہ وہ شاہی رومی سلطنت اور رومی قوم کے حق میں ٹھیک رویہ اختیار کرے۔ ادھر شاہی محل میں کلوپترا کی شان میں دعوت ہو رہی تھی اور ادھر پراسرار سپیرا اپنی بیٹی رانی سے کہہ رہا تھا، رات میں نے یورکا یعنی ناگ پر اپنا عمل کیا تھا، اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی جادوگر ہے، میں اس سے اس کا سارا جادو چھین کر خود حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ میرا بڑا سردار سانپ اسے ڈسے اور جب وہ مر جائے تو اس کا سر کاٹ کر اپنی پٹاری میں 40 روز تک بند رکھوں۔ یہ سر جب خوش ہو کر چھوٹا ہو جائے گا تو اس نوجوان لڑکے کا سارا جادو خود بخود میری پٹاری میں آ جائے گا۔ اس کی بیٹی نے کہا، تو پھر کون سا وقت دیکھ رہے ہو بابا، یہ گھڑی دوبارہ نہیں آئے گی، اس وقت جادو کی چھڑی ہماری جھونپڑی میں اپنے آپ آ گئی۔ سپیرے نے کہا، میں آج رات اس ناگ پر سانپ چھوڑ دوں گا۔ ناگ اور امبر کو اس پراسرار سپیرے کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ انہیں ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ وہ شام کو جھونپڑے میں واپس آئے تو سپیرے نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کہا، آج میری بیٹی رانی نے تمہارے لیے دریائے نیل کے کنولوں کے بیج پکائے ہیں، امید ہے تمہیں پسند آئیں گے۔ امبر نے کہا، ضرور۔ کھانے پر انہوں نے بیج کا سالن بہت خوش ہو کر کھایا۔ یہ سالن بہت مزیدار تھا، لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ سپیرے نے اس سالن کے اندر ایک ایسی دوائی ڈال دی جو بہت زیادہ نیند لاتی اور آدمی کو سوتے میں بالکل ہوش نہیں رہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب بھلا اس سپیرے کو کیا خبر تھی کہ وہ دونوں کسی دوسری دنیا کے آدمی ہیں، ایک تو سانپ ہے اور دوسرا 2000 برس سے زندہ چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ رات کو وہ بڑے آرام سے سو گئے۔ سپیرے کا خیال تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکے ہیں، اس نے دونوں کو ہلاک کرنے کے لیے دریائے نیل کا ایک انتہائی زہریلا ناگ پٹاری میں سے نکال کر ان کے قریب چھوڑ دیا اور خود ایک طرف اندھیرے میں کھڑا ہو کر تماشا دیکھنے لگا۔ سیاہ سانپ ناگ تھا، وہ پھن پھیلائے امبر کی طرف بڑھنے لگا۔ امبر گہری نیند سو رہا تھا، اس نے لپک کر امبر کو ڈس لیا۔ ناگ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ ظاہر ہے امبر کو تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، نہ اسے محسوس ہوا، وہ اسی طرح سو رہا تھا۔ ناگ کو سپیرے کی کمینگی پر بے حد غصہ آیا۔ اب سانپ ناگ کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھا۔ ناگ نے ایک زوردار پھنکار ماری اور بہت بڑے اژدہا کی شکل میں سامنے آ کر سانپ کو نکل گیا اور سپیرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زمین سے 5 فٹ اوپر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سپیرے نے جب ناگ کو اپنی آنکھوں سے انسان سے سانپ میں بدلتے اور اس کے زہریلے سانپ کو نگلتے دیکھا تو اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی، اس کا سارا جسم پسینے میں نہا گیا، پسینے میں تر بتر ہو گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور دوزانو ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اے سانپوں کے بادشاہ، مجھے معاف کر دے۔ امبر بھی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور رانی بھی بھاگ کر وہاں گئی۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے ایک خوفناک اژدہے کو دیکھا تو وہ بھی کانپنے لگی۔ سپیرے نے کہا، اے سانپوں کے بادشاہ، میرے سانپ نے تمہارے ساتھی کو بھی ڈس دیا، میں ابھی اس کا زہر چوس کر پھینک دیتا ہوں۔ اس پر امبر نے کہا، فکر نہ کرو، تمہارا زہر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناگ ایک دم پھنکار مار کر انسانی شکل میں آ گیا۔ اب تو سپیرے اور اس کی بیٹی نے سجدہ کر دیا۔ وہ تو حیران و ششدر تھے کہ انہوں نے 200 برس تک زندہ رہنے والے سانپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ ناگ نے کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی ہمت نہ کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں۔ اور دونوں باپ بیٹی سجدے میں گر گئے۔ امبر کے سانپ دوست ناگ نے صبح اٹھتے ہی امبر سے کہا، ہمیں اس جھونپڑے کو اب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس سپیرے پر میرے سانپ ہونے کا راز کھل گیا ہے۔ میں اسے ہلاک کر دینا چاہتا تھا، مگر اس کی جوان بیٹی کی خاطر سے ہلاک نہیں کیا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اسے یہاں سے چلے جائیں، جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ اسی روز امبر اور ناگ وہاں سے نکل گئے۔ بوڑھا سپیرا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ چلے گئے تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی، ہم نے ایک بہت بڑا سنہری موقع کھو دیا۔ سانپوں کا شہنشاہ ہمارے گھر آیا اور چلا گیا۔ کاش میں اس سے زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانے کا راز پوچھ سکتا جو اس کو معلوم ہے۔ سپیرے کی بیٹی نے بھی بہت افسوس کیا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ناگ ان کے جھونپڑے سے نکل کر بہت دور جا چکا تھا۔ پھر بھی سپیرے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سکندریہ شہر میں ناگ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ اگر اس نے اسے خزانے کا راز نہ بتایا تو وہ اس پر آگ پھینک کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ یہ صرف پراسرار مکار سپیرے کو ہی معلوم تھا کہ ایسا سانپ جو ہر قسم کی شکل بدل لے صرف آگ ہی سے ہلاک ہو سکتا ہے۔ اس نے پٹاری بغل میں دبائی اور ناگ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ناگ کو بھی خطرے کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سپیرا اسے آگ میں جلا ڈالنے کے راز سے واقف ہے اور وہ ضرور کوشش کرے گا
کہ ناگ کو نقصان پہنچائے۔ وہ سپیرے کو ضرور مار ڈالتا اگر اس کی اکلوتی بیٹی کا خیال نہ ہوتا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے انسانوں کی طرح سوچ کر کوئی فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال اس وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ سکندریہ شہر کی ایک کاروان سرائے کے باہر کھڑا تھا۔ اگر پیسوں کا کوئی مناسب انتظام نہ ہو سکا تو میں اپنا ہیرا بیچ دوں گا۔ امبر کی اس بات پر ناگ نے مسکرا کر کہا، میرے محسن دوست، یہ وقت کبھی نہیں آئے گا۔ آخر زمین کے اندر وہ خزانے جن کا مجھے علم ہے کس روز کے لیے پڑے ہیں، میں ان سے جس قدر دولت چاہوں حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم ان خزانوں کی کھدائی میں وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ فکر نہ کرو، کچھ خزانے میں زمین کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں، میں ان سے ضرورت کے مطابق اشرفیاں حاصل کر لوں گا۔ تمہاری مرضی، ویسے مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں بیماروں کا علاج کر کے بھی تمہاری اور اپنی روزی کما سکتا ہوں۔ دونوں دوست سرائے کے مالک کے پاس گئے۔ ان کا لباس معمولی قسم کا تھا، اس لیے مالک نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ ناگ پھنی نے آگے بڑھ کر کہا، ہم روم سے آئے ہیں اور یہاں کچھ روز قیام کرنا چاہتے ہیں۔ سرائے کے مالک نے کہا، تم روم سے آئے ہو یا یمن سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس سرائے میں ٹھہرنے اور کھانے پینے کے لیے اشرفیاں ہیں؟ امبر نے کہا، ہمارا نوکر سامان وغیرہ لے کر پہنچ رہا ہے، ہم کل آپ کو کرایہ ادا کر دیں گے۔ میاں اپنا راستہ ناپو، تم جیسے سوداگر میں نے بہت دیکھے ہیں۔ سرائے کے مالک نے اتنا کہہ کر ناگ کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ آخر ناگ سے رہا نہ گیا، اس نے کہا، جناب علی، ہم پر اعتبار کیجیے، ہم کل آپ کو کرائے کی ایک ایک پائی ادا کر دیں گے۔ مگر سرائے کا مالک تو ایک ضدی اور لالچی شخص تھا۔ وہ یہی رٹ لگائے جا رہا تھا کہ کرایہ پیشگی ادا کرو تو سرائے میں ٹھہرنے کی اجازت دوں گا، ورنہ یہاں سے چلتے بنو۔ ناگ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، اچھا جناب، دیکھتا ہوں آپ کے باقی مسافر یہاں کس طرح رہتے ہیں۔ ابھی سارے کے سارے آپ کی سرائے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور آپ کی سرائے خالی رہ جائے گی۔ سرائے کے مالک نے گرج کر کہا، چلو چلو اپنا کام کرو، آ جاتے ہیں لفنگے اٹھائی گیر کہیں کے۔ ناگ پنی اسے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ امبر نے اسے روک دیا اور پرے لے گیا۔ اس نے ناگ کو سمجھایا کہ خواہ مخواہ سرائے کے مالک سے جھگڑنے سے کیا فائدہ، جبکہ ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں۔ ناگ پنی بڑے غصے میں تھا اور امبر سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں سرائے کے مالک کو اس کی گستاخی کی سزا ضرور دوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ شریف لوگوں سے بدتمیزی کے ساتھ گفتگو نہیں کی جاتی۔ مگر بھائی تم کیا کرو گے؟ کیا اسے مار ڈالو گے؟ نہیں، ایسا نہیں کروں گا، میں نے جو کہا ہے ویسا کروں گا، میں اس کی سرائے ساری کی ساری خالی کرا دوں گا۔ ابھی اس کے سارے مسافر سرائے سے بھاگتے نظر آئیں گے، تم ذرا اس مکان کی دیوار کے پاس آ جاؤ۔ امبر سمجھ گیا کہ ناگ کوئی بڑی شرارت کرنے والا ہے۔ وہ دیوار کے نیچے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ناگ پھنی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دیوار کی طرف منہ کر کے بولا، تم میرے آنے تک کسی جگہ میرا انتظار کرنا، کہیں ادھر ادھر مت ہو جانا۔ امبر، میں بہت جلد واپس آ رہا ہوں۔ امبر نے کہا، مگر تم کیا کرنے لگے ہو؟ تم بس دیکھتے جاؤ۔ ناگ پھنی نے زور سے سانس باہر نکالا۔ ایک فنکار کسی آواز بلند ہوئی اور ناگ پھنی انسان سے ایک کالا سیاہ سانپ بن گیا اور سرائے کی جانب رینگنے لگا۔ سانپ رینگتا ہوا پچھلی جانب سے سرائے کے اندر داخل ہو گیا۔ سرائے میں اس وقت لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ سانپ اس وقت ایک کوٹلی میں داخل ہو گیا اور دو چار مسافر قالین پر بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ سانپ بوریوں کے پیچھے چھپ گیا اور وہیں سے ایک دم شیر کا روپ بدل کر زور سے دھڑا۔ اس کی بھیانک گرج سن کر مسافروں کے ہاتھوں سے پیالیاں گر پڑیں۔ جب انہوں نے ایک سرخ آنکھوں اور تیز نوکیلے دانتوں والے شیر کو اپنے کمرے میں دھاڑتے دیکھا تو پاگلوں کی طرح کوٹلی میں سے باہر بھاگ گئے۔ ناگ پھنی وہاں سے دوسری کوٹلی میں آ گیا۔ یہاں بھی کچھ مسافر بڑے سکون سے بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے۔ ناگ پھنی یہاں ہاتھی بن کر کوٹلی میں نمودار ہوا اور اس نے زور سے چنگاڑ مار کر سونڈ کے ایک ہی گونسے سے کوٹلی کا دروازہ چوکھٹ کے اکھاڑ دیا۔ کچھ مسافر بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کچھ جان بچا کر وہاں سے چیختے چلاتے نکل گئے۔ تیسری کوٹلی ذرا بڑی تھی اور وہاں زیادہ مسافر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کوٹلی میں ناگ دریائے نیل کے خونخوار شکل والے مگرمچھ کی شکل میں داخل ہوا اور اپنے ہیبت ناک فنکاروں کے ساتھ وہاں بیٹھے تمام مسافروں کو اس طرح پاگل کر دیا کہ وہ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے وہاں سے دوڑ اٹھے۔ اب سرائے کے باہر کا منزل قابل دید تھا۔ سارے مسافر اپنی اپنی کوٹلیوں سے نکل کر شیر آیا، ہاتھی آیا، مگرمچھ آیا کے نعرے لگاتے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے تھے اور سرائے کا مالک اپنی گدی پر کھڑا پریشان حال انہیں آوازیں دے دے کر واپس بلا رہا تھا۔ مگر جان تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ مسافروں نے اپنی آنکھوں سے ہاتھی، شیر اور مگرمچھ دیکھا، پھر وہ بھلا کیسے اس سرائے میں ٹھہر سکتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے ساری سرائے مسافروں سے خالی ہو گئی۔ اب ناگ پھنی دوبارہ انسان کے روپ میں امبر کے پاس آ گیا اور بولا، سرائے میں نے خالی کروا دی، آؤ اب چلتے ہیں وہاں۔ شیر اور ہاتھی کی آوازیں امبر نے بھی سنی۔ وہ سمجھ گیا کہ ناگ نے کیا کیا ہوگا۔
وہ اس کے ساتھ سرائے کے باہر آ گیا اور ساری سرائے میں گہری خاموشی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ مالک گدی پر سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ناگ نے آگے بڑھ کر کہا، کیا خیال ہے، کوٹھی ملے گی یا نہیں؟ سرائے کا مالک اپنی سرائے میں جنگلی درندوں کی دھاڑیں سن کر ڈر گیا تھا۔ اس نے جھٹ ہاتھ جوڑ کر کہا، ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، یہ آپ کی اپنی سرائے ہے حضور۔ دونوں نے سرائے میں ٹھکانہ کر لیا۔ سیزر کے دربار میں کلوپترا نے ایک روز کہا، عظیم سیزر، تھیبس کا شہر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، لیکن میرے بھائی کے شہر کو فتح کرنے اور جشن تاج پوشی منانے آپ کو وہاں آنا ہوگا۔ سیزر جو کلوپترا کا غلام بن کر رہ گیا تھا مسکرا کر بولا، میں تمہارے شہر کو سکندریہ میں بیٹھ کر بھی فتح کر سکتا تھا۔ کلوپترا نے سیاہ انگوروں کا گچھا اٹھا کر اسے اپنی آنکھوں کے آگے لہراتے ہوئے کہا، مگر نہیں سیزر، میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے شہر میں آ کر دربار لگائیں اور مجھے اپنے ساتھ عزت کے ساتھ لے کر جائیں۔ سیزر بولا، ہم تیار ہیں کلوپترا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ کلوپترا کا تیر نشانے پر لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ سیزر کو وہاں سے تھیبس کے شہر میں لائے، وہاں ایک شاندار جلوس کی شکل میں اسے اپنے دربار میں لے جائے اور پھر سارے مصر کی حکمران بن کر رہ جائے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سیزر اب اس کے اشاروں پر ناچنے لگا تھا۔ اس کی خبر اوکٹیوین اور بروٹس کو پہنچی تو انہیں بے حد غصہ آیا اور وہ سمجھ گئے کہ آخر کلوپترا کو ایک ایک کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہے اور اس نے سیزر کو اپنے دام میں الجھا لیا ہے۔ وہ دونوں محب وطن رومن تھے۔ وہ سیدھا سیزر کے کمرے میں پہنچے۔ سیزر اس وقت اپنی بیوی کلاڈیا کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ بروٹس نے کہا، عظیم سیزر، ہم آپ سے ایک ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ سیزر نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، اجازت ہے۔ بروٹس نے ساری بات کھول کر بیان کر دی اور سینٹ کے سارے درباریوں کی طرف سے اس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ وہ تھیبس جیسے چھوٹے شہر میں اتنا بڑا لشکر لے کر خود جائے، اور اوکٹیوین نے بھی بروٹس کے خیال کی تائید کی اور کہا، عظیم سیزر، یہ معزز اراکین سینٹ اور سلطنت روما کی توہین ہے کہ آپ ایک عورت کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں۔ خاموش! سیزر گرج کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، ان دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا، پھر کلاڈیا کے ہاتھ کاندھے پر رکھنے سے سنبھل گیا اور بولا، میں سلطنت کی عزت اور روم کے وقار کو تم لوگوں سے زیادہ سمجھتا ہوں، میں روم کا بادشاہ ہوں۔ بروٹس نے ہمت اور جرأت کر کے کہا، عظیم سیزر، تمہیں بادشاہ ہم نے چنا ہے۔ سیزر بروٹس کا دوست بھی تھا۔ اس نے مسکرا کر بروٹس کی طرف دیکھا اور کہا، میرے دوست، تمہاری اس عنایت کا شکریہ، لیکن اب میں بادشاہ بن چکا ہوں اور اس عظیم سلطنت میں میرا حکم چلتا ہے۔ میں کلوپترا کے ساتھ تھیبس ضرور جاؤں گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس شہر میں جا کر جشن منانے سے نہیں روک سکتی۔ بروٹس نے کہا، یہ ایک خطرناک قدم ہوگا۔ سیزر نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تم لوگ جا سکتے ہو۔ بروٹس اور اوکٹیوین خاموشی سے بڑبڑاتے ہوئے باہر آ گئے۔ سیزر ایک جذباتی بادشاہ تھا، اسے اپنی طاقت کا احساس تھا۔ وہ بروٹس اور اوکٹیوین کی طاقت سے بے خبر تھا۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ بروٹس کو سارے درباریوں کی ہمدردیاں حاصل ہیں اور اس نے ان سب کو کلوپترا کے خلاف کر دیا ہے۔ بروٹس نے باہر نکل کر اوکٹیوین سے کہا، اوکتے، سیزر کو ایک روز اپنے اس عمل پر پچھتانا پڑے گا۔ کلوپترا نے سیزر کے ساتھ تھیبس پر حملے کا ایک دن مقرر کر دیا۔ اس روز سیزر نے ایک لشکر اکٹھا کیا اور ساتھ لے کر تھیبس کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ تھیبس کے شہر میں جب یہ خبر پہنچی کہ سیزر روم کا بادشاہ خود ایک زبردست فوج لے کر ان کے شہر پر حملہ کرنے چلا آ رہا ہے تو وہاں ہڑبونگ مچ گئی۔ کمزور فرعون تھر تھر کانپنے لگا۔ چنانچہ جب سیزر کا لشکر شہر کے باہر پہنچا تو قلعے کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور رومی فوج بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئی۔ سیزر نے فرعون کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ اسی روز کلوپترا ایک عالیشان جلوس کے ساتھ شاہی محل میں داخل ہوئی۔ روم کی تاریخ میں لوگوں نے اس سے بڑھ کر شان و شوکت والا جلوس آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہزاروں غلاموں کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بہت بڑی پالکی میں سوار کلوپترا ایسی شان کے ساتھ شاہی محل میں داخل ہوئی کہ سیزر مجبور ہو گیا کہ محل کے باہر آ کر اس کا استقبال کرے۔ یہ بات بھی درباریوں کو اچھی نہ لگی کہ ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ کلوپترا کے لیے چل کر شاہی محل سے باہر آئے، مگر سیزر تو کلوپترا کے جال میں ایک پرندے کی طرح پھنس چکا تھا۔ سیزر نے آگے بڑھ کر کلوپترا کو پالکی سے اتارا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ پھر سیزر نے اٹھ کر اعلان کیا، آج سے کلوپترا میری بیگم اور سارے مصر کی ملکہ ہے۔ ہم مصر کا علاقہ کلوپترا کے حوالے کرتے ہیں۔ اس اعلان پر مصریوں نے تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا، مگر رومن خاموش رہے۔ سیزر کے اس اعلان سے خوش نہیں تھے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کا علاقہ دشمن کے حوالے کیا جا رہا ہو۔ بروٹس نے اوکٹیوین کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو وقت آ گیا کہ سیزر کو اس غداری کا بدلہ دیا جائے۔ پر اسرار سپیرا ناگ کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس پر یہ راز کھل چکا تھا کہ ناگ ایک سانپ ہے جو 200 برس تک زندہ رہنے کے بعد انسان کی شکل میں چل پھر رہا ہے۔ وہ اسے ہلاک کر کے اس کا سر اپنی پٹاری میں رکھنا چاہتا تھا، جس کا فائدہ یہ تھا
کہ سپیرے کو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کا پتہ چل سکتا۔ ناگ پھنی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ ایک خطرناک فیصلہ تھا، مگر سپیرا اس پر تل گیا۔ چنانچہ وہ اسکندریہ میں ان دونوں کا پیچھا کرتا ہوا سرائے تک پہنچ گیا۔ اس نے وہ کوٹلی بھی دیکھ لی جس میں ناگ پھنی اپنے دوست امبر کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ سپیرے کو یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ناگ پھنی کو صرف ایک ہی صورت میں ہلاک کر سکتا ہے کہ کسی طرح اس کو کوٹلی میں بند کر کے آگ لگا دے، اور پھر جب وہ جل کر مر جائے، راکھ ہو جائے، تو اس کی کھوپڑی اٹھا کر لے جائے۔ اس نے سرائے کے اندر باہر گھوم پھر کر اچھی طرح دیکھ لیا، وہ بھیس بدل کر وہاں آیا تھا۔ اس نے ناگ کے ساتھ والی کوٹلی کرائے پر لی اور رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنا حلیہ بالکل ہی بدل دیا۔ دوسرے وہ اس وقت کوٹلی میں آتا جب ناگ اور امبر باہر جا چکے ہوتے۔ ایک روز سپیرا سارا دن کوٹلی کے اندر رہا۔ اس نے دیکھا کہ امبر تو وہاں سے چلا گیا، مگر ناگ کمرے میں سویا رہا۔ سپیرے نے موقع غنیمت جانا اور چپکے سے کوٹلی کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کوٹلے سے باہر نکلنے والی نالی کو بھی پتھروں سے بند کر دیا۔ اب ناگ کو باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل سکتا تھا۔ پھر اس نے رال کا تیل کپی میں سے نکالا، اسے پرانے چیتروں میں بھگویا اور دروازے پر رکھ کر آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد وہ خود وہاں سے باہر نکل گیا۔ رال کے تیل نے جلدی دروازے کو دھڑا دھڑ جلانا شروع کر دیا۔ آگ کا شور سن کر لوگ کٹورے پانی کے لے کر آئے۔ اس وقت تک آگ کافی پھیل چکی تھی۔ ناگ پھنی کوٹلی کے اندر سویا ہوا تھا کہ اس نے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس کیا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سارا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دھواں بے حد کڑوا تھا۔ ناگ سمجھ گیا کہ سپیرے نے اسے جلا کر بھسم کرنے کی سازش کی ہے، مگر اس وقت وہ جان بچا کر وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ فوراً سانپ کی شکل میں آ گیا اور نالی میں گھس گیا۔ نالی کے آگے جا کر اس نے دیکھا کہ راستہ پتھروں سے بند کر دیا گیا۔ فوراً کوٹلی میں آیا اور دیوار پر رینگ کر روشندان کی طرف بڑھنے لگا، مگر افسوس کہ روشندان بھی آگ پکڑ چکا تھا اور دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے آ گیا اور بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر رینگنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کس طرح اپنی جان بچائے۔ کوٹلی کا دروازہ جل کر سرخ ہو رہا تھا، اور اگر اس میں سے انسان بن کر بھی گزرنے کی کوشش کرتا تو باہر نکلتے نکلتے شعلے اس کی کھال ادھیڑ ڈالتے۔ باہر لوگوں کا شور اسے صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ آگ بجھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ آگ ساری سرائے میں پھیل چکی ہے اور ان کے قابو سے باہر نکل چکی ہے۔ ناگ پھنی دوبارہ انسان کی شکل میں آ گیا، کیونکہ سانپ بن کر اسے زیادہ گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ ایک ہی صورت میں اس کی جان بچ سکتی ہے کہ وہ ہاتھی کی شکل اختیار کر کے دروازے کے شعلوں میں سے باہر نکل جائے، کیونکہ ہاتھی کی کھال سخت ہوتی ہے اور شعلے اس پر جلدی اثر نہیں کرتے۔ اب زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ناگ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے زور سے سانس باہر نکالا اور وہ ایک دم ہاتھی بن گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کے بڑے بڑے دانت باہر نکلے تھے۔ ہاتھی زور سے چنگاڑا اور اس نے پوری طاقت کے ساتھ دیوار کو ٹکر ماری۔ دیوار ٹوٹ کر باہر جا گری اور ہاتھی پاگلوں کی طرح سونڈ ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ دیوار کا ملبہ گرنے سے اس کی آنکھ بجھ گئی۔ ہاتھی نے باہر آ کر چاروں طرف دیکھا۔ لوگ خوفزدہ نظروں سے ہاتھی کو دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ اس خوفناک آگ کے اندر ہاتھی کیسے پیدا ہو گیا، مگر سپیرے کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ناگ پھنی ہے اور اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ وہ بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ہاتھی سونڈ اٹھا کر زور سے چنگاڑا اور اس نے سپیرے کو ہجوم میں سے نکل کر ایک طرف بھاگتے دیکھ لیا۔ ہاتھی اس کے پیچھے دوڑا۔ سپیرا بھی تھوڑی دور گیا تھا کہ خوفناک ہاتھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا۔ ہاتھی اس کے گرد رقص کرنے لگا جیسے اس نے دشمن کو اپنی قید میں رکھ لیا ہو۔ لوگ دور دور کھڑے یہ عجیب و غریب تماشا دیکھ رہے تھے۔ سپیرا ہاتھ جوڑے ہاتھی کے سامنے کھڑا تھا اور ہاتھی خوشی اور جوش کے ساتھ اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ اچانک سپیرے نے ایک طرف بھاگنے کی کوشش کی کہ ساتھ ہی ہاتھی نے اسے اپنی سونڈ میں جکڑ کر اوپر اٹھا لیا اور جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ لوگ اس قدر ڈر گئے کہ کسی کو اس کے پیچھے جا کر سپیرے کی جان بچانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ہاتھی سپیرے کو سونڈ میں اٹھائے دوڑتا رہا۔ پھر وہ اسے جنگل کے بیچ میں ایک تالاب کے کنارے لے آیا اور اسے درخت کی اونچی شاخ پر بٹھا کر درخت کے ارد گرد خوشی سے چکر لگانے لگا۔ سپیرے نے وہیں سے گڑ گڑا کر کہا، مجھ پر رحم کرو سانپوں کے سردار، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مگر ہاتھی نے کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح خوشی اور جوش کے عالم میں درخت کے گرد چکر لگاتا رہا۔ سپیرے نے ایک بار پھر التجا کی، اے سانپوں کے سردار، اگر مجھ پر نہیں تو میری اکلوتی بیٹی پر ہی ترس کھاؤ۔ اگر تم نے مجھے ہلاک کر دیا تو وہ دنیا میں اکیلی رہ جائے گی۔ مگر ہاتھی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا اور مستی کے عالم میں رقص کرتا ہوا درخت کے ارد گرد گھومتا رہا۔ اب سپیرے نے سوچا کہ یہ ہاتھی تو اسے ہلاک کرنے کی قسم کھائے بیٹھا تھا، کسی طرح اس سے جان بچانی چاہیے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ درخت کا تنا کافی موٹا ہے اور اگر ہاتھی اسے اکھاڑنا چاہے تو اکھاڑ نہیں سکتا۔ اس خیال کے ساتھ اس نے درخت کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر بڑے اطمینان سے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، میاں ہاتھی، میں تو مزے سے یہاں بیٹھا ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو،
तुम सांग बनकर मुझे हलाक नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे जहर का इलाज मैं कर चुका हूँ। मैंने एक ऐसी दवाई पी ली जिसकी वजह से तुम्हारे जहर का असर मुझ पर असर नहीं होगा। हाथी एक पल के लिए रुक गया। उसने सूंड उठाकर ऊपर देखा। सपेरा उससे काफ़ी बुलंदी पर जाकर बैठा था। उसकी सूंड वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। अब एक ही सूरत थी कि वो टकरे मारकर दरख्त को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करे। जब दरख्त गिर जाए तो वो सपेरे को हलाक कर दे, क्योंकि अब सपेरा एक दुश्मन की शक्ल में खुलकर सामने आ गया था। उसे मालूम था अगर उसने सपेरे को ना मारा तो वो उसे मार डालेगा, बल्कि सपेरे ने तो उसे मारने की पूरी कोशिश की थी। आग एक ऐसी खौफनाक शय थी जिसके शोलों से नाग कभी बच नहीं सकता था। हाथी ने दरख्त को टकरे मारनी शुरू कर दी। दरख्त के ऊपर जैसे भौचाल आ गया और दरख्त लरजने लगा। सपेरे ने बड़ी मजबूती के साथ चाकू को पकड़ लिया और जमकर बैठ गया। दरख्त बेहद मोटा था। असल में दरख्त को चुनते वक्त हाथी से गलती हो गई थी। उसे चाहिए था कि वो सपेरे को किसी ऐसे दरख्त पर बिठाता जो कमज़ोर होता, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उसे गिरा भी सकता। मगर वो एक बार गलती कर बैठा था। उससे बढ़कर गलती तो उसने ये की कि जोश में आकर सपेरे को दरख्त की टहनी पर बिठा दिया। बहरहाल अब उसे अपनी गलती का नतीजा भुगतना पड़ रहा था। हाथी बार बार दरख्त को टकरे मार रहा था। दरख्त लरज रहा था मगर उखड़ने का नाम नहीं ले रहा था। इधर हाथी का माथा भी दर्द करने लगा। हाथी खामोश खड़ा हो गया और सूंड ऊपर उठाकर शाखों में बैठे सपेरे को बड़े गौर से देखने लगा। एकदम हाथी के दिमाग में ख्याल आया और उसने सूंड ऊपर उठाए जोर से फुनकार मारी। फुनकार की आवाज़ ने सपेरे को डरा दिया। उसने नीचे पलटकर देखा भी नहीं था कि उसे एक चीते की भयानक दहाड़ सुनाई दी। सपेरे ने सहम कर नीचे देखा। जर्द रंग का सुर्ख आंखों और नुकीले दांतों वाला बहुत बड़ा चीता उस पर नीचे से उछलकर छलांग लगा चुका था। सपेरा कांप गया। वो ये भूल गया था कि नाग जिस दरिंदे का चाहे रूप भर सकता है। सपेरा अभी समझने न पाया था कि चीता दरख्त की मोटी टहनियों को फलांगता उसके सामने आ खड़ा हुआ और डकराते हुए उसे खूनी निगाहों से देखने लगा। अब सपेरे के पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो दरख्त से छलांग लगा दे। चुनाचे उसने एक टहनी से दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी पर उतरते हुए ज़मीन पर छलांग लगा दी और एक तरफ दीवाना वार भागना शुरू कर दिया। चीता भी उसके साथ ही ज़मीन पर छलांग लगा चुका था। सपेरा अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि चीते ने ज़ोर से डकराते हुए एक लंबी छलांग लगाई और सपेरे के ऊपर धम से आन गिरा। सपेरा ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिरा और चीते ने अपने नोकीले पंजे सपेरे की पसलियों में और दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। सपेरे की एक चीख जंगल में बुलंद हुई और उसके बाद वहां गहरी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद चीते ने सपेरे की लाश के रुई की तरह पुर्जे उड़ा दिए और तालाब में छलांग लगाकर दूसरी तरफ निकल गया। शहर के लोग सपेरे की तलाश में वहां पहुंचे तो उन्हें वहां सपेरे की लाश के और कुछ दिखाई न दिया। लाश भी टुकड़ों की सूरत में इधर उधर बिखरी हुई थी। लोग चीते की तलाश में आगे रवाना हो गए, मगर वहां कोई चीता होता तो मिलता। चीता तो तालाब के दूसरे किनारे एक इंसान की शक्ल में बैठा अपने कपड़े निचोड़ रहा था। उधर अंबर जब सराय में वापस आया तो उसने देखा कि सराय आधी से ज़्यादा जलकर राख हो चुकी है। अब उसे अपने दोस्त की तलाश थी। उसको लोगों ने बताया कि इस आग में से एक हाथी निकलकर जंगल की तरफ भागा था। अंबर समझ गया कि नाग हाथी की शक्ल में आग से बचकर जंगल में चला गया, मगर सवाल यह था कि उसे हाथी की शक्ल बदलने की क्या ज़रूरत थी। क्या किसी ने साजिश करके उसे कोठरी में बंद करके सुराख बंद तो नहीं कर दिए? क्या कहीं लालची सपेरे ने तो ऐसा नहीं किया? नाग ने कहा था कि सपेरा उसे आग में जलाकर मारना चाहता है और उसका पीछा कर रहा है। अंबर सारी बात समझ गया और जंगल की सिमत चल पड़ा। काफ़ी दूर तालाब के किनारे पहुंचकर सारा महिमा हल हो गया। उसने यहाँ पुरस्कार सपेरे की लाश के टुकड़ों को देखा और इर्द गिर्द चीते और हाथी के पाँव के निशान जगह जगह बिखरे पड़े थे। अंबर पर साफ हो गया कि नागफनी ने पहले हाथी और फिर चीता बनकर सपेरे को जान से मार दिया, क्योंकि सपेरे ने भी उसे जान से मारने की भरपूर कोशिश की थी। अगर वो कामयाब होता तो नाग की 200 बरस की मेहनत एक पल में ज़ाया हो जाती। लेकिन अब उसका दोस्त नाग कहाँ था? अंबर ने जंगल में अपने दोस्त को ढूंढना शुरू कर दिया। इस मुई जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन नाग का कहीं भी सुराग न मिला। नाउमीद होकर वापस उसी सराय के बाहर आकर बेंच पर बैठ गया कि शायद उसका दोस्त वहां पहुंच जाए। लेकिन नाग उससे पहले अंबर को जलती हुई सराय में देकर वापस जा चुका था। अंबर उसे नहीं मिल सका। नाग ने वहां से सीधा पुरस्कार सपेरे के झोंपड़े का रुख किया। वो उसकी बेटी रानी को बता देना चाहता था कि उसने उसके बाप को हलाक कर दिया, और महज इसलिए कि उसने उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। अंबर नाग मारिया की 12वें किस्त कब्र की आवाज़ का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।